दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज पीवाईक्यू सीरीज हिंदी दिसंबर 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है ये है जुलाई 2016 का। इसके पहले पार्ट 1 में हम इसके 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगले 25 क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नारद की वीणा 1946, कोणार्क 1951, अंधा कुआं 1955, बकरी 1954, बकरी 1974, बकरी 1974 है। नारद की वीणा 1946 लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधा कुआं 1955 लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, पलटू बाबू रोड 1979। यहाँ पर देखते हैं रेणु जी के उपन्यास महिला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971। क्वेश्चन नंबर 28 है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक। गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक, असबाब पिरानी 2012। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उषा प्रियवदा के उपन्यास हैं क्रम से 55 खंभे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी सन 2000। यहाँ पर देखते हैं जो व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों जो आपको लगे हुए हैं ऑप्शन, इसकी व्याख्या आपको साथ ही साथ देखते समझते चलना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप टिक करते हुए आगे बढ़ें, जल्दी हो जाएगा मानती हूँ, बट जो सेटिस्फैक्शन आपको एनालाइज करते हुए आएगा वो ऑप्शन बिना देखे ही नहीं आएगा। एक बार ज़रूर व्याख्या देख के चलिए। मैंने यूथ प्रकाशन से लिया हुआ है मॉडल पेपर। देखते हैं 55 खंभे लाल दीवार 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षी सन 2000, भय कबीर उदास सन 2007। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए सही आंसर है, वर्ड्सवर्थ 1770, क्रोचे 1866, आइए रिचर्ड्स कितने का है 1893 है, टी.एस. इलियट 1888। वर्ड्सवर्थ कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, 1770 में जन्म हुआ है। क्रोचे इटली के हैं 1866, इलियट अमेरिका के हैं 1888, रिचर्ड 1893। आप तीनों के याद रखिएगा कहाँ इनका जन्म हुआ है। वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड, क्रोचे इटली, इलियट अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सूची ए से सूची बी में मिलान करना है। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। चंदा है चंदायन की,
नागमती है, पद्मावत, राजमती है, बीसल देव रासो, मालवड़ी जो है ये है ढोला मारू र दूघा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चंदा से चंदायन, नागमती जो पद्मावत, नागमती वियोग खंड है पद्मावत में, वहाँ से आप देख सकते हैं। राजमती बीसल देव रासो, मालवाड़ी ढोला मारू र दूघा। यहाँ देखिए बीसल देव रासो 1212 की रचना है नरपत नाल की। इसमें पात्र हैं राजमती बीसल देव। चंदायन 1379 की रचना है मुल्ला दाऊद की। लोरिक चंदा इसकी पात्र हैं। ढोला मारू र दूघा 11वीं शताब्दी की रचना है। लेखक हैं कुशल लाभ। ढोला मारू पात्र हैं इसमें। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है 1192 की। पृथ्वीराज संयोगिता पात्र हैं। पद्मावत 1540 की रचना है। रचनाकार हैं जायसी। रतन सेन पद्मावती नागमती इसके पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के यहाँ आश्रित थे, ये तो आप जानते ही हैं। 1 का 4 से आप मिला सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। बिहारी, जयसिंह ये भी इजी है। जगनिक के हैं परमाल रासो। क्वेश्चन से परम जगनिक की रचना ही। भूषण किसके हैं? भूषण की रचना है छत्रसाल। शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। यहाँ पर देखिए आप, चंद्रबरदाई 1168, पृथ्वीराज चौहान आश्रयदाता। बिहारी 1595, जयसिंह। जगनिक 12वीं से 13वीं शताब्दी जीवन काल है, परमाल इनके हैं। भूषण 1613 के हैं। छत्रसाल के यहाँ आश्रयदाता थे। छत्रसाल इनके आश्रयदाता थे। नरपत नाल 13वीं शताब्दी के हैं। बीसल देव के यहाँ आश्रित थे। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। मुक्ति प्रसंग है राजकमल चौधरी। खुशबू के शिलालेख है भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी। रेणुका है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। आप रेणुका से डी का दो भी सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। इससे देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनाना समझिए, ऐसा नहीं है कि आपको चारों आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन हो जिसमें आपको चारों ऑप्शन आते हों। एलिमिनेट द ऑप्शन के एलिमिनेट माध्यम से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आना ना आना एक अलग बात है। एग्जाम सेंटर में आपको बैठ के ये देखना है हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की रचना है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। संशय की एक रात नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आत्मजयी, जो रचना है कुंवर नारायण की। 1 का 4 मिलान कीजिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर है। आत्मजयी से आप जान सकते हैं खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर द्वार सक्सेना की रचना है। ये भी इजी ही क्वेश्चन है। मगध किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। मगध 1984 श्रीकांत वर्मा की रचना है। पहाड़ पर लालटेन 1981 की रचना है मंगलेश डबराल की। समर गाथा राजेश जोशी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है सही आंसर। देखते हैं हम।
पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किसकी है? हरिऔध की पंक्ति है। मेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन पे सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। ये चौथे नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्ति है। भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। क्वेश्चन नंबर 36 है। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मोस जीवन संचित, मधु कंकरियों की भीख लुटाई। ये स्कंदगुप्त नाटक से गीत लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ है। ध्रुव स्वामिनी से पंक्ति ली गई है, 1933 का प्रकाशन है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। चंद्रगुप्त की पंक्तियां हैं, 1931। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है, पतंग है पतंग सा इसमें, मन होकर मतवाला। अजातशत्रु की पंक्तियां हैं, गीत है, लिया गया है, 1922 की रचना है। स्वर्ग है नहीं दूसरा है सज्जन, हृदय परम करुणालय यही एक है। सज्जन से आप कंफ्यूज मत होइए, ये सज्जन से लिया गया है, ये अजातशत्रु से ही पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा जी है। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई। कला और जोखिम निर्मल वर्मा की रचना है। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। ये निबंध संग्रह है। अब आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई, कला और जोखिम निर्मल वर्मा, तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र। आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास शर्मा, अपनी अपनी बीमारी 1972 हरिशंकर परसाई, कला और जोखिम 1981 निर्मल वर्मा, तमाल के झरोखे से 1981 विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। तो राग दरबारी उपन्यास जो है उसमें शिवपालगंज गांव का वर्णन किया गया है। जो आधा गांव है ये गंगौली गांव में इसकी बात की गई है। मैला आंचल जो है मेरीगंज की बात की गई है। गोदान में बिलारी गांव की चर्चा हुई है। देख लेते हैं हम इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए 1 का 4 शिवपालगंज। आधा गांव गंगौली गांव में, आधा गांव उपन्यास में गंगौली गांव का चित्रण हुआ है। मैला आंचल मेरीगंज, गोदान बेलारी। प्रेमाश्रम उपन्यास 1922 प्रेमचंद का है, उसमें लखनपुर गांव का चित्रण हुआ है। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का 1968 का है, शिवपालगंज गांव का उल्लेख हुआ है। आधा गांव 1966 राही मासूम रजा का उपन्यास है, गंगौली गांव का चित्रण हुआ है। मैला आंचल 1954 फणेश्वर नाथ रेणु मेरीगंज गांव का चित्रण हुआ है। गोदान 1936 प्रेमचंद के उपन्यास है, इसमें बेलारी गांव का चित्रण हुआ है। गोदान में बेलारी गांव का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। औचित्य संप्रदाय है क्षेमेंद्र का। वक्रोक्ति संप्रदाय है कुंतक का। ध्वनि संप्रदाय है आनंदवर्धन का।
आनंदवर्धन ध्वनि करते हैं। ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत है भरत मुनि, रस सिद्धांत है भरत मुनि। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चर्च एंड स्टेट कॉलेज की रचना है। लिटरेचर एंड ड्रामा की रचना है मैथ्यू अर्नोल्ड की। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक आई.ए. रिचर्ड्स की है। आर्स पोएटिका किसकी रचना है? होरेसस की है। आर्स पोएटिका होरेसस की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है जवाब। चर्च एंड स्टेट 1830 कॉलेज की रचना है। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 मैथ्यू अर्नोल्ड। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 आई.ए. रिचर्ड्स। आर्स पोएटिका होरेसस। साइंस एंड पोट्री 1926 आई.ए. रिचर्ड्स की है। देखते हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। परंपरा आधुनिकता की विरोधी है क्योंकि परंपरा पुरानता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि परंपरा आधुनिकता की विरोधी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है। मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास है। केवल जहाँ पर आ जाए तो आप मानिए कि 99% वो कथन गलत ही होगा। इसीलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। इसमें भी दोनों ही क्वेश्चन गलत हैं, दोनों ही कथन कारण गलत हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादन होता है, इसीलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्य प्रतीकों के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ करता है। प्रतीक कभी निश्चित अर्थ नहीं करता, एक प्रतीक के कई अर्थ हो सकते हैं। लाल एक रंग भी है, लाल एक खतरे का प्रतीक भी है। गलत, बिल्कुल गलत है। एक शब्द के कई समानार्थी होते हैं, आप जानते हैं। राजा, महीप, भूपति, कई अर्थ हुए ना, एक राजा के कई हुए। इसीलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं होता। बिल्कुल होता है। कोई पोएट्री की कोई आप कविता पढ़ रहे हैं तो उसने राइटर ने जो पोएट होगा वो अर्थ दूसरा लिखा होगा। हम हो सकता है पढ़ने में कोई गलत अर्थ निकाल लें, इसीलिए उसकी जो व्याख्या जब दी होती है किताबों में तो उसकी अर्थ भी दिया होता है कि इस अक्षर को कवि ने क्या मानकर लिखा हुआ है। तभी हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ कवि ने इस जगह क्या माना है, या अर्थ के हिसाब से भी समझ में आ जाता है। तो गलत है दोनों कथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 44 है। काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यभूत का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। इसमें ए सही है, आर गलत है। दूसरा ये सही गलत है, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ से नहीं। जो भावानुभूत होती है जीवन की यथार्थ से ही संभव होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें यथार्थ की कोई महत्व न हो, गलत है। इसीलिए ऑप्शन ए सही है। स्थापना काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूत और सौंदर्यभूत का उल्लेख प्रायः समानार्थ में किया जाता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। इसमें दोनों सही है कथन और कारण। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय रह ही नहीं सकता। दोनों ही कथन और कारण सही हैं। आज के लिए इतना ही। आज 45 क्वेश्चन तक लास्ट था। इसके आगे दिए हुआ है गद्यांश,
जो हम कभी बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आज हम कर चुके हैं 20 क्वेश्चन पार्ट 2 के माध्यम से। पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।